हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल है उससे इस बार की परीक्षाओं में किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो पहले क्या है, पूर्वी पश्चिम गलियारा क्या है? तो पूर्वी पश्चिम गलियारे का मतलब है राजमार्ग जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो भारत में दो ना गलियारे बनाए गए, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। यहाँ देख लो ब्लू कलर की आपको जो लाइन दिख रही है वो पूर्वी पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे आपका पश्चिम है और इधर आपका क्या है, पूर्व है। ये आपका पूर्व है, ऊपर आपका उत्तर और नीचे हमारा क्या है, दक्षिण है। ठीक है, तो ये पूर्णा पश्चिम ये हो गया, ये पूरब हो गया। तो इसको जोड़ने के लिए जो ब्लू कलर की आपको सड़क दिख रही है, जो राजमार्ग दिख रहा है, इसको कहते हैं पूर्व पश्चिमी गलियारा। जबकि उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए जो हरे रंग की आपको पट्टी दिख रही है, इसे कहते हैं उत्तर दक्षिणी गलियारा। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम में आपकी बिंदु की बात करें तो सबसे दूरस्थ पूर्व में सिलचर और पश्चिम में हमारा पोरबंदर है, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है, दो गलियारे हमने देख लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है उसके कहते हैं गोल्डन क्वाड्रेटर, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भी महाराजमार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें आपके 4 महानगर कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों को जोड़ने के लिए जो महाराजमार्ग बनाया गया है, इसी को हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं और इसका आकृति कैसे चतुर्भुज जैसी बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज। अब प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न क्या है, पूर्व और पश्चिमी गलियारे के दूरस्थ बिंदु। तो हमारा पूर्व कौन कौन सा होगा, सिलचर और पोरबंदर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्थानांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है। स्थानांतरण मतलब एक बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सामान भेजते हैं, तो हमें कम से कम हानि हो और कम से कम देरी हो। तो कम समय में और कम नुकसान में कौन सा परिवहन हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है? तो इन चारों में हम बात करें तो वो है पाइपलाइन। सबसे कम समय और सबसे कम नुकसान पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जाता है, पर शर्त ये है कि वो तरल होनी चाहिए। अगला है, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो आपको 4 राज्यों के नाम दिए नहीं, उसमें से कौन सा नहीं जुड़ा। तो पहले देख लेते हैं वो कौन सी पाइपलाइन और कहां कहां से होकर जाती है। ये देखो भाई, ये रहा आपका हजीरा, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, आपका यहाँ पे है विजयपुर, विजयपुर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश। और ये जगदीशपुर कहाँ है आपका, यूपी में। तो इस तरह हम देखा मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से ये पाइपलाइन जुड़ी है और महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, पूर्वी तट स्थित पत्तन जो अंतस्थलीय है, अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई के। अंतस्थलीय में समझ लो, ये जैसे कि ये है, ये क्या हो गई, जमीन हो गई। ठीक है, और ये क्या है आपका, समुद्र। अब समुद्र बीच में कहीं से ऐसा कट समझ लो है, तो इस स्थल के अंदर तक आ सकते हैं, तो इसको हम अंतस्थलीय कहते हैं। अधिकतम गहराई आप समझते हो। तो पूर्वी तट, ये है आपका पूर्वी तट, पूर्वी, और ये है आपका पश्चिमी। ठीक है, तो पश्चिमी तट का तो नहीं पूछा, पूर्वी तट पर कौन सा है? तो पूर्वी तट पे हमारा है विशाखापट्टनम, अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला। यहाँ देख लो हमारे कितने, सुनो, हमारे बहुत सारे 200 के लगभग हमारे पास क्या है, पत्तन है, लेकिन पोर्ट है। लेकिन जो 12 है, 12 पत्तन या पोर्ट, वो हमारे मेन है। इन पे क्या होता है, जहाज से हम यहाँ आते हैं और यहाँ से जाते हैं, व्यापार वगैरह के लिए बहुत उपयोगी है। तो पूर्वी तट पे कौन कौन से पत्तन है उन्हें देखते हैं। तो पहला है आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, और इसके भार कम करने के लिए नीचे बनाया गया हल्दिया। फिर उड़ीसा में आपका पारादीप। ध्यान रखिएगा, सारे बाद में आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उड़ीसा में क्या है, पारादीप। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, सबसे गहरा और अंतस्थलीय। फिर तमिलनाडु में आपका कमराजर, इसको एन्नौर भी बोलते हैं, चेन्नई। और एक और है यहाँ पर तमिलनाडु में नीचे, ये चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, अब पश्चिम का देख लो, पश्चिम में केरल का कोचीन पोर्ट। फिर कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। गोवा का अपना है मारवा गोवा पोर्ट। मुंबई, महाराष्ट्र में 2 है, जेएनपीटी पोर्ट और मुंबई पोर्ट। इसी जेएनपीटी को नहावा सेवा भी बोलते हैं, अब इसका नाम जेएनपीटी हो गया। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो गुजरात का,
गुजरात में ये जो कांडला हमारा पत्तन है, इसका अब नाम हो गया दीनदयाल पत्तन। इससे जुड़ी दो बातें और देखो, कांडला पत्तन है ये एक ज्वारीय पत्तन है, यहाँ पे ज्वार आता है, लहरें आती हैं तो अंदर तक आ जाती, तो शिप भी अंदर तक आ जाता है और उतर जाता है वापस। तो कांडला जो दीनदयाल नाम से है, इसको ये एक ज्वारीय पत्तन है और देश की आजादी के बाद विकसित किया जाने वाला पहला पत्तन। जब हम आजाद हो गए उसके बाद हम जो पहला पत्तन विकसित किया तो वो गुजरात का कांडला पत्तन ही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रमुख परिवहन कौन सा? तो भारत का प्रमुख परिवहन है सड़क परिवहन। नेक्स्ट देखो, दो से अधिक देशों के बीच व्यापार। दो से अधिक देशों के बीच आए या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में व्यापार की बात आए तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को। ये फटाफट देख लेते हैं, फिर से वही प्रश्न आगे लगता है। ये पूर्वी पश्चिमी गलियारे वाली बात है तो सिलचर पोरबंदर। हानियों को घटाने का काम कौन करता है? पाइपलाइन। ठीक है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किससे जुड़ा? एमपी, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। किससे नहीं जुड़ा? तो ये आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पूर्वी तट पे स्थित पतन जो अंत स्थलीय और अधिकतम गहराई का है वो आपका विशाखापट्टनम। फिर सड़क परिवहन आपका प्रमुख परिवहन है और दो देशों के बीच के व्यापार को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखेंगे जल्दी, बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को देखना तो स्पीड कम करके दोबारा भी सुन सकते हो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है। कौन सा कैसा परिवहन साधन है? सस्ता परिवहन साधन की अगर बात करेंगे तो जल परिवहन है। नाव डालो और चले जाओ। भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से, तो सर्वाधिक सड़क जाल, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके हम किसके द्वारा भेज सकते हैं? पाइपलाइन के द्वारा। मैंने बोला सबसे सस्ता और जल्दी काम करता है, लेकिन क्या है? वस्तु कैसी होनी चाहिए? तरल होनी चाहिए। परिवहन सबसे तीव्रतम यानी सबसे स्पीड से चलने वाला परिवहन जिसमें बड़ा आराम है और बड़ी इज्जत है, भैया हम इसमें बैठ के जा रहे हैं, तो वो कौन सा? वायु परिवहन है कि हम हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं, तो प्रतिष्ठित। ठीक है, तो वायु परिवहन। एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। तो एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये है कि हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, हम है ना अमेरिका जा रहे हैं, हम ब्रिटेन जा रहे हैं, हम फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो हम इसको अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे। और घरेलू मतलब जैसे कि हम मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, भारत के अंदर ही अंदर जा रहे हैं या भारत के आसपास वाले कुछ जो लगे हुए देश हैं उनमें जा रहे हैं, तो उनको हम घरेलू कहेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शब्द नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग भैया अपना बना लेना, जल्दी में ऐसे ही लिख पा रहे हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन करता है, तो पर्यटन किसको प्रोत्साहन? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन करता है। राष्ट्रीय एकता को कौन बढ़ाता है? पर्यटन। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, सही जोड़ियां। इसमें शुरू करने से पहले मैं दो आपको बताऊंगी। जब भी आप है ना सही जोड़ियों को अपने कॉपी में लिखें तो उसके जैसे एक साइड का आप लिख लें, इसके सामने आपको जो समझ में आए तो लाइन करके डायरेक्ट किसके सामने का उत्तर लिखें। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तर क्या है हमारा? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो कॉपी में इस तरह की लाइनें नहीं बनानी है, डायरेक्ट डैश करके उसके सामने लिखेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय मतलब शब्द आ गया, तो राष्ट्र की बात है, देश की बात है, तो कौन करेगा? केंद्र काम करेगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राजमार्ग की बात करेंगे तो राजमार्ग कौन बनवाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग राजमार्ग को बनवाता है। फिर सीमा की बात करें, बॉर्डर की बात करते हैं, तो जो बॉर्डर है, जो सीमा सड़क संगठन है वो कौन करवाएगा? भारत सरकार प्राधिकरण करवाएगी। ज्वारीय पत्तन, अभी मैंने बताया था कि ज्वारीय पत्तन कौन सा है, तो जो कांडला है जिसका नाम दीनदयाल पड़ गया है, देश की आजादी के बाद विकसित किया जाना पहला गुजरात का जो ये है वो कांडला पत्तन ज्वारीय पत्तन है। अंतस्थलीय नदी पत्तन, अंतस्थलीय नदी पत्तन कोलकाता। ठीक है, हुगली नदी पे। कृत्रिम पत्तन कौन सा है जिसको इंसानों ने बनाया है? वो है आपका चेन्नई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य बताना है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं रेल परिवहन, पहली रेलगाड़ी कब चली है? 1853 में चली। क्या उससे पहले लोग है ना परिवहन नहीं करते थे? करते थे, वो सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते थे, जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे, तो रेल मार्ग तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, ये सत्य है। आप मैं टिक लगा दे रही हूँ, आप सत्य लिख लेना।
परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक है, सही है ये। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ये गलत है क्योंकि भारत पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता। निर्यात मतलब होता है दूसरे देश में भेजना, मतलब अपने देश से निकालना, दूसरे देश को देना। भैया हमारे पास है ही नहीं खुद पेट्रोलियम, तो हम क्यों देंगे किसी को, हम तो उसको मंगाते हैं दूसरे देशों में, हमारे बड़ी कमी है। तो भारत पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता, भारत उसको अपने देश में मंगाता है, दूसरे देशों से खरीदता है। भैया बड़ा पैसा खर्च होता है पेट्रोल खरीदने में, तो आयात करते हैं। इन्होंने निर्यात बोल दिया तो ये भी गलत बात है, असत्य। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा, याद रखना पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक। पारद्वीप पत्तन महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का नहीं है, तो बताइए कहाँ का है, सोचिए जल्दी से कहाँ का है। पारद्वीप कहाँ है, अभी आया था, पारद्वीप कहाँ का है, उड़ीसा का है। पारद्वीप कहाँ है, उड़ीसा में, तो ये गलत बात, असत्य। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जो है, तो ये यमुना नदी नहीं है, गंगा नदी है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत बात। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पे किया गया है, कोंकण यहाँ पर है और ये कह रहे हैं यहाँ पर किया है, तो क्या ये सही है, नहीं है, ये भी आपका गलत है, असत्य है, सत्य सत्य लिखना है आपको, ठीक है। अगला देखो, शब्द में उत्तर देना है। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। तो राज्यों देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, व्यापार। अगला है, किसी देश की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक है, किसी देश की क्या, किसी भी व्यक्ति की, आप समझ लो जैसे कि मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस बहुत प्रगति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, मेरा आर्थिक वैभव बढ़ रहा है, मेरी आर्थिक तरक्की हो रही है ना। जब मेरा व्यापार तरक्की कर रहा है तो इसका मतलब क्या, मेरा आर्थिक वैभव बढ़ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्थिक वैभव, आर्थिक वैभव बढ़ रहा है ना। अगला प्रश्न क्या है, आयात निर्यात के अंतर से क्या है, कितना आयात हुआ कितना निर्यात हुआ, हम इसको अंतर को डिवाइड कर माइनस वगैरह करते हैं तो हमको क्या पता पड़ता है, व्यापार संतुलन, कि हमारा व्यापार कैसा है, हम तरक्की कर रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है ना। तो व्यापार संतुलन किससे पता पड़ता है, आयात निर्यात के अंतर से। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। यहाँ पे याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हमारी पहली ट्रेन कब चली, 1853 में, और ठीक 100 साल बाद वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, ठीक है, याद रखना। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या मैंने बताई थी, प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है, 12। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो मैं बताया था गुजरात में है, गुजरात में क्या है, कांडला, जो कि एक ज्वारीय पत्तन है, इसका नया नाम दीनदयाल पत्तन पड़ गया है। भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है, अंतस्थलीय जल मार्ग की लंबाई है 14,500 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में, प्रखंडों मतलब जोन, कितने जोन में डिवाइड किया गया, प्रखंडों में तो 16 जोन में प्रोवाइड किया गया। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, सुरंग जिसके नीचे से क्या बनाया गया, हाईवे बनाया गया, तो उसका नाम है अटल टनल, सबसे लंबी है अटल टनल या फिर अटल राजमार्ग सुरंग, जो आपको सही लगे वो लिख देना, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, इसको शेरशाह सूरी नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, कौन कौन सी थी, याद रखो, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी आपकी गाड़ी, मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में आपकी गाड़ी चली थी। देखो ये रे भैया, ये ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर का, मैंने अभी आपको बताया था, पूर्वी और पश्चिमी गलियारा जो हाईवेज बनाया गया है, महाराजमार्ग बनाया गया है पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या था, सिलचर, सिलचर था, सिलचर, और यहाँ पे क्या था आपका, पोरबंदर। ये किसको जोड़ रहे थे, पूर्व और पश्चिम को, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने प्रश्न क्या किया, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले कौन थे, यहाँ पे आपका श्रीनगर था, क्या बोलते हैं, श्रीनगर, सॉरी, हाँ, श्रीनगर, और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी दक्षिण में। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तरी छोर कौन सा, तो उत्तरी छोर हमारा पता है हमको, हमारा श्रीनगर है।
ठीक है, वो 4 हमने जो महानगर बताए थे जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने का काम करते हैं वो कौन-कौन से अभी बताए थे, भूल गए? दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, नीचे चेन्नई और ये कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक राजमार्ग है, रोड है, ठीक है, सड़क परिवहन का हिस्सा है। तो अगला देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किया जाने वाला पहला बंदरगाह मैंने बताया था कांडला। कांडला को दीनदयाल भी बोलते हैं, गुजरात में है, ज्वारीपत्तन है। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, राजधानियां जैसे कि एमपी में क्या है, भोपाल है, तो भोपाल को किससे जुड़ेगा? ग्वालियर के मुख्यालय से, मुरैना के मुख्यालय से, और क्या बोलते हैं, इंदौर के मुख्यालय से। तो ये वाली जो रोडें बनाई जाएंगी ये कहलाएंगी राज्य राजमार्ग, ठीक है। और अगर एमपी की जो राजधानी भोपाल है, भोपाल को आपको किससे जोड़ना है? लखनऊ से जोड़ना है। लखनऊ को किससे जोड़ना है? आपको किससे जोड़ना है ना, तो ये बिहार की पटना से जोड़ना है। तो ये आपके सारे काम में जाएंगे, इस तरह की रोडें कहलाएंगी राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला देखो, पाइपलाइन परिवहन निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो ये आता है स्थल परिवहन। पाइप कहाँ है? जमीन पे ही तो बिछे हैं, तो स्थल परिवहन का हिस्सा है। रेल मार्ग स्थल परिवहन का हिस्सा है। सड़क मार्ग स्थल परिवहन, तो 3 सड़क, रेल और पाइपलाइन तीनों स्थल मार्ग में आते हैं। सीमा सड़क संगठन कब बनाया है? सीमा सड़क संगठन 1960, ठीक है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन हम पहले ही देख चुके, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? पाइपलाइन तो इसमें है ही नहीं है, तो हम क्या बना देंगे? जल परिवहन। अगला देखो, सही विकल्प चुन करके लिखते हैं। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो वे उत्पादक कौन से? प्राथमिक उत्पादक। सबसे प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे हैं। ये इन पे ये ना आपकी गाय बकरी निर्भर करती हैं, इंसान निर्भर करते हैं। तो सारे जीव किस पे निर्भर करते हैं? प्राथमिक उत्पादक पे निर्भर करते हैं। वन्य जीव की आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया। जंगली जानवरों के जो घर थे, जो उनका जो आवास है, जंगल है, उसको सुरक्षित करने के लिए जो पहला कानून बनाया है वो 1972 में बना था। तो ये रहा 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 72 से होगी रक्षा, ठीक है। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य के वन क्षेत्र को प्रभावित हो रहा है? जो नर्मदा सागर परियोजना है उससे जो एमपी है हमारा, मध्य प्रदेश है, उसके वन क्षेत्र को वो प्रभावित कर रहे हैं। शांत घाटी का संबंध किससे? शांत घाटी से, साइलेंट वैली बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका संबंध केरल से है। शांत घाटी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में साइलेंट वैली, किससे संबंधित है? केरल से। अगला है सरिस्का बाघ रिजर्व। सरिस्का, सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का आपका, सरिस्का आपका कहाँ है? उड़ीसा में। सरिस्का कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। सरिस्का कहाँ है? ये राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो पहला प्रस्ताव संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव आपका उड़ीसा में, ठीक है। पहला वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा में। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित कृषि के लिए। स्थानांतरित कृषि के लिए पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की बहुत ज्यादा कटाई की जाती है और की जाती रही थी। निम्नलिखित में से 2 स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? कौन से राज्य है जिसमें स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? ठीक है, तो कौन सा है वो? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है भैया। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा जंगलों का परसेंटेज देखा, वो जमीन जो एरिया देखा जाए तो वो क्षेत्र कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियां भैया निवास करती हैं? तो वहां पे निवास करती हैं मुंडा और संथाल। ये कहाँ ये रहा, हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? मुंडा, मुंडा और संथाल। संथाल, मुंडा और संथाल जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती हैं।
बोलते जाइए, में बोलते जाइए। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? मुंडा और संथाल। ठीक है। स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद असम में। तो मध्य प्रदेश अपन लिख सकते हैं। अगर उसके बाद लिखना है तो आपको असम भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, स्थायी वनों को सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। अभी मेरी बात सुनो, एक बार आप इसको सुन लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी आपका वीडियो है उसकी स्पीड बढ़ाकर फटाफट 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आपका कितना भी आप कम होगा तो भी बहुत ज्यादा आपकी ओटियां फंसेंगी, तो क्योंकि है तो ये सिलेबस से, बाहर तो कुछ है नहीं है। ठीक है, अगला देखो, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ है? सबसे ज्यादा अगर वन क्षेत्र प्रतिशत की बात की जाए तो कितना है? 12.2% है। प्रतिशत लगा इसलिए मैंने लगाया नहीं। सघन वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 12.2%। अगला जोड़ियां मिलाएंगे, बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है नवदान से। नवदान मतलब 9 दाने, 9 प्रकार के दाने, नवदान्य। ठीक है। चिपको आंदोलन आपको पता है किसके लिए लगाया गया था? चिपक गए थे पेड़ से तो वन की कटाई को रोकने के लिए बनाया। संयुक्त वन प्रबंधन आपको भूल रहे हो, नहीं याद हो तो आप देख लो, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सर्वाधिक वन क्षेत्र हम बार बार देख रहे कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब बचता क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन और भारतीय वन्य जीव अधिनियम। अभी मैंने देखा था भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब था? 1972 में। तो संयुक्त वन प्रबंधन आपका कौन सा बचेगा ऑटोमेटिकली? 1988 से। थोड़ा लॉजिक लगा के भी काम करोगे, जो पहले आ रहा है, जो कन्फर्म आ रहा है उसको पहले टिक करो, फिर जो बचे हो उनमें से आप सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन कौन सा था? नवदान्य। चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपक कर वनों को काटने से रोका। संयुक्त वन प्रबंधन 1988। सर्वाधिक वन क्षेत्र एमपी मध्य प्रदेश में है। और वन्य जीव अधिनियम कब बना? 1972 में बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सत्य असत्य। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास हुआ, यह भी अपन देख चुके हैं और ये सत्य है। उड़ीसा में ही पहला संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित हुआ। चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया, बिल्कुल सही बात है। ये आपका उत्तराखंड में चलाया गया जो कि हिमालय प्रदेश में पड़ता है। फिर इसके बाद सरिस्का बाघ रिजर्व क्या मध्य प्रदेश में? हमने अभी देखा सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है, तो ये आपका गलत हो गया। सरिस्का कहाँ है? इसका कहाँ है? राजस्थान में। रिस्का राजस्थान, रिस्का राजस्थान, राजस्थान, याद रखना। सरिस्का रिस्का राजस्थान। ठीक है, सबका रिस्का कहाँ है? राजस्थान। 2-3 बार बोलते अब तो याद ही हो गया होगा। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, ये सही है। अभी हाल के आंकड़ों में थोड़ा चेंजेस हुआ है लेकिन आपकी किताब के हिसाब से सही है। तो 24.56% वन आवरण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। 1972 में लागू हुआ है। ये छूट गया हमारा कौन सा? भारत और नेपाल देशों को बाघ का आवास स्थल माना जाता है। माना जाता है कि नहीं जाता? माना जाता है। ठीक है, भारत और नेपाल को जो देश है उनको बाघों का आवास स्थल माना जाता है। और वन्य जीव अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट 1972, इसको याद करो, 3-4 बार तो अपने में ही आ गया। फिर अगला प्रश्न है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सही है, जो आरक्षित वन है, जिनको रिजर्व किया गया, जिनको जिनको है ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो बहुत मूल्यवान है क्योंकि वो घने जंगल होंगे, तभी तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वहां पे जंगली जीव होंगे, उनको उनकी रक्षा के लिए, तो जो आरक्षित वन है वो मूल्यवान है। अगला प्रश्न देखो, एक शब्द में हमको उत्तर देना है। मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाए कम समय में हम कर सके क्वेश्चन कवर। टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो टिहरी में कौन सा आंदोलन चलाया गया? बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया, नवधान्य आंदोलन चलाया गया। दोनों ही लिख सकते हो, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं दोनों ही लिख देती हूँ, बीज बचाओ, बीज बचाओ, बीज, आप लोग भी बोलो बीज बचाओ आंदोलन, आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, और या फिर नवधान्य, नवधान्य है ना, नवधान्य टिहरी के किसानों के द्वारा, याद रखना। भारत में जो स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि है, मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है?
तो जो झूम स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, एक जगह जंगल है, इनको पेड़ों को काट दिया, जला दिया, काटा जलाया और फिर उस पर खेती की, 5-6 साल तक खेती की, फिर वो जमीन बेकार होने लगी, पैदावार कम होने लगी तो उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह के जंगल को काटा, जलाया और उस पे तो इस तरह की खेती को अपन झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और एक ज्यादातर हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे जंगली यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत है, और मध्य भारत है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई के लिए। तो पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत में अगर प्रश्न आता है कि आया भी था, हम देख चुके कि पेड़ों की कटाई का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो वही स्थानांतरित कृषि है। अगला प्रश्न, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? भैया जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? तो ये सांस्कृतिक विविधता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक विविधता से। अगर जैव संसाधनों का विनाश हुआ तो जो सांस्कृतिक विविधता है उसका भी विनाश हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, तो बोलो फिर से, सांस्कृतिक विविधता का भी नुकसान हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधता का भी विनाश हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसका पूजा करती हैं? तो छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां हैं वो किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो वो पूजा करती है महुआ और कदम की। महुआ और कदम, ये वही कदम इस पे कृष्ण के लिए गाना बना था, कदम की डाली। तो महुआ और कदम, ठीक है, कदम्ब के पेड़ों की वो क्या करती हैं? पूजा करती हैं छोटा नागपुर की जनजातियां। भूमि पे पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव कौन सा? सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला भैया आपका चीता है, चीता। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? चीता। स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब होता है काटो और बर्न मतलब जलाओ। तो काटो और जलाओ का भी हमने देखा था, स्लैश और बर्न का संबंध किससे? तो ये आपको ये लिखा, स्लैश और बर्न का संबंध किससे? स्थानांतरी कृषि से। कैसे संबंध है? स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि से संबंध है। काटो और जलाओ का संबंध किससे है? स्थानांतरी कृषि से। अगला, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो जो विकासशील देश है वहां पे पर्यावरण का विनाश हो, उसका मेन कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण का विनाश हो रहा है। टिहरी के किसानों के द्वारा कौन से जलाए गए? तो ये हम कर चुके हैं, इसको हम नहीं करेंगे, हमने देख लिया। यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य है, ठीक है। ये कहीं पे अपन लोग चिपको आंदोलन भी करते, तो चिपको आंदोलन नहीं करना, उत्तराखंड के आ जाए तो आप चिपको आंदोलन करना। टिहरी करके आ रहा है तो आप वही करना। कौन सा? बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य। अभी देखेंगे सही विकल्प। देश की औसत वर्षा कितनी है? देश की औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर, किलोमीटर में बोल रही हूँ, तो 114 सेंटीमीटर। बाढ़ आ जाएगी, किलोमीटर हो गया तो। देश की औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो, श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र कहाँ पे? इलाहाबाद के श्रृंगवेरा में। तो इलाहाबाद में कौन सी नदी है? गंगा नदी है भैया। इलाहाबाद में जाते हो ना, गंगा नदी में कुंभ पड़ता है, तो वही गंगा नदी। तो श्रृंगवेरा इलाहाबाद में उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र, गंगा नदी, गंगा नदी। भोपाल का निर्माण किस सदी में हुआ है? 11वीं सदी में, याद रखना, आगे जाके आएगा। भोपाल का निर्माण किस सदी में हुआ है? 11वीं सदी में। सॉरी, भोपाल झील, भोपाल में जो झील है इसको बड़ी झील बोला जाता है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ है? 11वीं सदी में। अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे भैया बनाई गई है? तो देखो, हीरे जिस नदी में मिल रहे हो बहुत बड़ी नदी होगी, बहुत महान नदी होगी, ऐसी नदी जिसमें हीरा मिल रहा है। तो हीराकुंड परियोजना किस पे बनाई गई है? महान नदी होगी भैया कोई, उसमें तो हीरे मिले, छोटी मोटी नदी में तो हीरे मिल जाएंगे, तो वो उत्तर हो गया महानदी। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी मत करने आना, अब तो वैसे सबको पता ही होना चाहिए ना, ये बात हो गया।
तो आधुनिक भारत के मंदिर कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको कहा था? बांध को, डैम को बोला था आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का कहते हैं। ठीक है, बिहार का। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो कि कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पे। ठीक है। रिहंद बनाया गया है सोन नदी पे। ठीक है। नर्मदा नदी बनाया गया सरदार सरोवर बांध, रिहंद बनाया गया सोन नदी पे। चंबल नदी पे 3 मेन बांध है। एक तो हो गया हमारे, देखो चंबल नदी का पानी इतना महान है, जो भी इस पानी को पीता है उसमें क्या रहती है? बहुत क्या रहता है? बहुत बहादुरी रहती है, जो देश के लिए मरे मिटे। तो राणा प्रताप, राणा प्रताप थे ना, जो राणा प्रताप, तो राणा प्रताप बांध। ठीक है। दूसरा है चंबल नदी पे बनेंगे तो कोई छोटे मोटे तो बनेंगे नहीं, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, समझ गया। तो 3 चंबल नदी के मेन याद रखना। राणा प्रताप, भैया चंबल का पानी ही ऐसा है। महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी और जवाहरलाल किससे संबंधित है? चंबल नदी से। अब आगे देखो, ये सब इंपॉर्टेंट आगे आएगा। जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहाद किस राज्य से संबंधित है? और तो ये खादीन और जोहाद शब्द है, वो आपका किससे होगा? वो आपका होगा, हाँ, वो आपका किससे है? आ, क्या कह रहे हैं हम? हाँ, एक मिनट। सरदार सरोवर बांध क्या हमने कर लिया? इसका उत्तर क्या था? नर्मदा नदी, है ना? ये हो गया। जल संरक्षण, खादीन और जोहाद। खादीन, देखो जल संरक्षण की बात हो रही है, तो खास करके जल संरक्षण वहां किया जाए जहां पे जल की कमी होगी। जल की कमी कहाँ है? राजस्थान, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है। ठीक है। तो खादीन और जोहाद का संबंध राजस्थान से है। पालर पानी कहाँ जाता है? कहाँ से आता है? तो देखो, बरसों पालर पानी, अब आपको देख रहा होगा ये पालर पानी वाला गाना, जो तो हीरो हीरोइन बैठे हैं या फिर जो सिंगर है, वो पानी ऊपर बरस रहा है। तो पालर पानी कहाँ से मिल रहा है? वर्षा जल। ठीक है। अब याद रखना, बरसों पालर पानी, तो ऐसा रहे, याद रखा, पालर पानी वर्षा जल, इसीलिए मैंने पीछे डाला, आपको याद रहे। निम्नलिखित में से किस नदी को पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? नहीं है। तो देखो, महानदी पे हम देख चुके हैं, हीरा कुंड है, बांध बना हुआ ही है ना? क्या बोलते? हाँ, बना ही है। चंबल पे हम देख ही चुके हैं, 3 थे, राणा प्रताप, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। नर्मदा पे हम देख ही चुके, सरदार सरोवर बांध बना है। तो भाई बचा कौन सा? यमुना। तो यमुना नदी पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना किस पे नहीं है? यमुना। बाकी तीनों पे है। अगला देखो, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में होती है। और भारत में किस जगह होती है? मानसिन राम। पहले चेरापूंजी चलता था, अब मासिन राम हो गया, मासिन राम। ठीक है, सही लिख लेना अपने हाथ से, मासिन राम। राज्य के घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण आवश्यक है। भैया वो कौन सा राज्य जहां पर आपकी छत पे पानी बरस रहा है, तो आपको उसको ना उसका संग्रहण करना ही करना है, सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको अपनी छत पे जो बारिश का पानी गिरता है, उसको आपको संरक्षण करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, बर्बाद नहीं कर सकते हो आप। बहुत अच्छा काम, तमिलनाडु में कानून है। राज्य, सॉरी, जल कौन योग्य संसाधन है? तो जल क्या है? एक नवीकरणीय, उसको दोबारा से नया किया जा सकता है, साफ करके, प्योर करके। ठीक है, भाप बन करके वो चला जाता है आसमान में, फिर बारिश। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन। प्राचीन काल में बृहद स्तर पर बांध, झीलों, सिंचाई तंत्र का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो कौन से शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े स्तर में बांध, झील और सिंचाई तंत्र का काम करवाया। हौज खास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हौज खास का निर्माण, मुझे हौज खास एक दिल्ली में भी है, क्या वही है? अभी आप लोग बताइए, क्या ये वही वाला है जो हौज खास दिल्ली में मिलता है? ठीक है। तो इल्तुतमिश, किसमिस वाला मिश। ठीक है।
इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण करवाया। बांधों को परियोजना भी कहा जाता है, तो बांधों को बहुउद्देशीय, भैया एक काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। क्या उद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास किस पे कराया गया? सतलज और व्यास नदी पर, व्यास नदियों के बेसिन पर भाखड़ा नांगल, भांगड़ा होता है भैया, सतलज और व्यास नदी के जो बेसिन है वहां पे भांगड़ा होता है, और वहां पे भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास किया गया। मेघालय में नदियों व झरनों को किसके द्वारा किसके पाइप बना करके, जैसे कि मान लो ये मेघालय है, यहाँ पे हर जगह जंगल वगैरह, तो यहाँ पे पानी वानी है, तो हमको हमारा घर है, ये यहाँ तक पाइप पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या पाइप बना देंगे, बांस होगा, बांस को फाड़ देंगे इस तरह से, तो पानी टपक टपक के इसमें जाएगा और हमारे यहाँ घर तक आ जाएगा। तो ये वाला काम कहाँ होता है? मेघालय में होता है। और पाइप किसके बने रहते हैं? बांस के बने होते हैं। कहाँ गया पेन? ये रहा, बांस के बने हुए पाइप, मेघालय, याद रखना, मेघालय में बांस के बने पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है, गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है आपकी? इंदिरा गांधी नहर है आपकी राजस्थान में, राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी, राजस्थान में। हाँ, अगला देखो, अब सही जोड़ियां देखेंगे तो राणा प्रताप सब बांध मैंने अभी अभी बताया था, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों महान आदमी को आप चंबल नदी का पानी लगेगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध आपने कौन सी बताई थी? नर्मदा नदी, गुजरात में। हीरा कुंड कहाँ है? हीरा जैसे मिल रहा है तो कोई नॉर्मल नदी नहीं होगी, महान नदी होगी, ठीक है। अब मैं देखो, अभी मैटूर बांध किसी को याद है? नहीं याद है तो छोड़ दो, अभी इसको चेक कर लो कि ये आ रही है। नागार्जुन, भैया नाग पे कौन नाच आता? नाग पे कौन नाच आता? अर्जुन का किससे संबंध था? तो सिंपल बात है, नाग की बात आए या अर्जुन की बात आए, नागार्जुन तो कृष्ण नदी। और मेट्टूर बांध फिर बचा, आप लगा दो चंबल नदी, सॉरी मेट्टूर बांध का है कावेरी नदी पे। अगला सेट 2 देखेंगे, रिहंद बांध। रिहंद बांध मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिहंद सोन नदी पे है। टिहरी बांध आपको उत्तराखंड गंगा नदी पे बना है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पे बना है। इंदिरा गांधी नहर आपकी राजस्थान में है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए एनजीओ के द्वारा आंदोलन किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें आमिर खान का नाम और एक और वो थी, क्या नाम, मैं भूल गई एकदम से उनका नाम, थोड़ा था, वो लेडीज थी, आप लोग को याद आए तो भी बता देना। सत्य सत्य, चलो देखते हैं। जल एक नवीकरणीय साधन है, सही है, बिल्कुल सही, लगा दो टिक। इंदिरा गांधी राजस्थान राज्य में, बिल्कुल सही बात। इजराइल में औसत 25 सेंटीमीटर वर्षा नहीं, ये गलत हो गया, नहीं कह दिया। इजराइल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसके बाद भी वहां पे पानी का बड़ा मैनेजमेंट है और पानी की कमी नहीं होती, इतनी कम बारिश होने के बाद भी, ठीक है। तो ये था कि इजराइल में 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पे ने नहीं कर दिया तो गड़बड़ हो गई, या सत्य हो जाएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, सही बात है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र, अति वर्षा का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो। अब ज्यादा बारिश हो रही है, अति की वर्षा हो तो वहां सूखा पड़ेगा क्या? सोचो, लॉजिक लगाओ, बहुत पानी गिर रहा है, सूखा पड़ेगा? नहीं, वहां तो बाढ़ आएगी। तो ये क्या कह रहे हैं? गलत बात, अति वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा? बाढ़ आएगी, तो ये गलत है। बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं, ये नहीं बड़ा खेल कर देते हम, तुम फटाफट में पढ़ जाओ। बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, लगाया टिक। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि बांध है और बहुउद्देशीय परियोजना, और वो कह रहे नहीं है, इसलिए कहा। भोपाल का जिन 17वीं सदी में नहीं हुआ, कब हुआ था? अभी बताया था मैंने, 11वीं सदी में हुआ है, 11वीं सदी में भोपाल झील, बड़ी झील। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, सही बात, और बिहार का शोक कोसी नदी को। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया था, सही बात है। इंदिरा गांधी राजस्थान राज्य में जलापूर्ति करती, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, फिर से हम सही लगा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया गया,
कराया गया। देख लें, नहीं तो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। बांध का निर्माण कराया गया। सत्य सत्य आप लिख रहे हैं, मैं टिक विक लगा ले रही हूँ। अब एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो लिख लो, मैं यहाँ पे नेहरू लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना पूरा। नेहरू, जल्दी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर शॉर्ट में जेएल भी लिखते थे, जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की औसत वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वर्षा हम एक बार अभी देख चुके हैं, 114 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं। इल्तुतमिश, ये मैं बोला किसमिस वाले इल्तुतमिश, ठीक है। फिर अगला है, विश्व 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या तक ग्रसित हो? 2023 चल रहा है, 2025 में कितने लोग पानी की समस्या से परेशान रहेंगे? तो 20 करोड़ लोग, करोड़ सही लिख रहे हैं, देख लेना भाई। सरदार सरोवर बांध किस पे बनाया है? नर्मदा नदी पे बनाया है। कहाँ बनाया है? गुजरात में बनाया है। नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया जा रहा है उसके लिए क्या चलाया जा रहा है? एनजीओ के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। तो नर्मदा नदी पे। भाखड़ नांगल मैंने किस पे ये जो परियोजना है वो किस पे है? तो भांगड़ा कहाँ होगा? सतलज और व्यास नदी पर, व्यास, सतलज और व्यास नदी पर, ठीक है। अगला देखेंगे, एक मिनट मैं इसको प्लग इन कर लूं तब तक फटाफट से। तो आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन कर लो एक बार, जो भी अभी तक हमने अपन ने किए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर हो गया था, नर्मदा नदी में भाखड़ा नांगल हो गया, सतलज व्यास नदी बेसिन थे। किस राज्य में हर घर में जल वर्षा संग्रहण के लिए ढांचा बनाया गया? जो छत का पानी आपको संरक्षण करना ही करना, मैं आपको बताया था, तो वो कौन सा है? टीएन, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी आपको करना ही करना है, हर घर वर्षा जल संरक्षण का। जैसलमेर के खादीन और जोहात का संबंध किससे? जल संरक्षण से। जैसलमेर राजस्थान में आता, तो जैसलमेर आए राजस्थान के खादीन जोहत, जल संग्रहण से, ठीक है। गांधी सागर बांध मैंने बताया था, जवाहरलाल नेहरू गांधी सागर, या फिर क्या है, राणा प्रताप, तो सब काय में जाएंगे। किस नदी पे बनाया गया है? तो चंबल नदी पे, ठीक है, लिख लेते हैं जहाँ पे चंबल नदी। हीराकुंड बांध मैंने कैसी, हीराकुंड वाली नदी कौन सी थी बताई थी, हीरा निकल है, तो वो कौन सी नदी होगी? महानदी। अगला, जल विद्युत किसे कहते हैं? जल विद्युत मतलब होता है नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना क्या कहलाता है? जल विद्युत कहलाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कई बार आ चुका, गर्व से क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। फिर टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पे? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में गंगा नदी पे है। यहाँ पे आप भागीरथी करो, गंगा करो, एक ही बात है, ठीक है। भागीरथी का ही नाम आगे जाकर के गंगा पड़ जाता है, तो आप याद रखना, टिहरी बांध पे आप गंगा भी कर सकते हो, भागीरथी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एमएनसीज यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का शब्द से आपको समझ में, ऐसी कंपनी जिसमें कई सारे राष्ट्र जुड़े हो, कई सारे राष्ट्रों ने अपना पैसा लगाया हो, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि विदेशी कंपनियां को कहते हैं जो हमारे या अन्य देशों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अपना धन इन्वेस्ट करती है, अपना पैसा लगाती है। कोई कंपनी है बाहर की कंपनी, उसने भारत में आकर के अपना पैसा लगाया, तो वो कंपनी कैसी कहलाएगी? एमएनसीज कहलाएंगी, ठीक है। अगला है, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? सुनो,
वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम कहेंगे नवीकरणीय। जैसे खेत है, हमने खेत में एक बार फसल कर ली, अब अगले साल फिर कर लोगे, फिर कर लोगे, फिर कर लोगे, तो थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस करके हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय स्रोत। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं भाई? बाढ़ किसे कहते हैं ना, तो किसी स्थान पर औसत वर्षा से अधिक बारिश हो जाए। बारिश क्या हो जाती है? अधिक वर्षा होना क्या कहलाएगा? अधिक वर्षा होना हमारा क्या कहलाएगा? बाढ़ कहलाएगा। अति वर्षा वाला शब्द आया था ना, सूखा, तो गलत हुआ था। अति वर्षा, अधिक वर्षा, जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश होगी भैया, पानी भर जाएगा सब जगह, बाढ़ कहलाएगी। सूखा किसे कहते हैं? सूखा कहते हैं किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार वर्षों से या से कम वर्षा होना। जितनी बारिश हो रही होती आई है उससे लगातार 2-3 वर्ष तक क्या हो रहा है, पानी कम बरस रहा है, तो क्या कहलाएगा? सूखा कहलाएगा। मृदा का लवणीकरण क्या आता है? मृदा में नमक की मात्रा के बढ़ने की क्रिया को मृदा लवणीकरण। लवण मतलब क्या होता है? नमक। ठीक है, तो नमक की मात्रा बढ़ रही है, उसमें केमिकल्स या मिनरल्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी उत्पादक क्षमता कम, पैदावार कम हो जाती है, मिट्टी खराब सी होने लगती है, तो मृदा का लवणीकरण। भाकड़ नांगल का उद्देश्य क्या है? ये किस पे बनी है? पहले सोच के फटाफट बताओ जल्दी से, एक सेकंड में। अगर तुम लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा भी तुम लोग फोकस कर रहे हो, तो भाकड़ नांगल किस पे? सतलज और व्यास के बेसिन पे है। उद्देश्य क्या है? जल विद्युत का उत्पादन करना। कई सारे उद्देश्य है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, एक क्या है उसमें से? जल विद्युत। मछली पालन भी है और पर्यटन भी है, जल विहार भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? और बहुत सारे कारण रहते हैं। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है, तो भाकड़ नांगल क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें से एक उद्देश्य हमने बता दिया, जल विद्युत का उत्पादन। अभी हमने देखा था बांस ड्रिप प्रणाली किस राज्य में है? बांस ड्रिप प्रणाली किस राज्य में है? सॉरी, बांस ड्रिप प्रणाली हमने अभी देखा ही था कि वो बांस में बना करके, हाँ ये पेन है, बांस ड्रिप प्रणाली कहाँ है? मेघालय। बांस ड्रिप प्रणाली कहाँ इस्तेमाल होती है? मेघालय में। सही विकल्प चुनकर लिखनी है। कृषि एक व्यवसाय है। कृषि कैसा व्यवसाय है? प्राथमिक। कृषि कैसा है? कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, मछली पालन है, ये सारे क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है। कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध किससे? कर्तन मतलब काटो, दहन मतलब जलाओ। कर्तन दहन को ही अपन क्या कहलाते हैं? स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न यानी कि काटो और जलाओ। कर्तन मतलब काटो और दहन मतलब जलाओ। तो शब्दों से कंफ्यूज मत आना। कर्तन दहन आए, स्लैश एंड बर्न आए, काटो जलाओ आए, स्थानांतरित आए, झूम कृषि आए, एक ही बात। तो कर्तन दहन का संबंध किससे? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। भैया इतना हम पैदा कर लें कि अपना पेट हम पाल सके, हमारा खाना पीना हो सके। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो झूम कृषि की बात कर रहे हैं हम, स्थानांतरित कृषि की बात कर रहे हैं, काटो जलाओ कृषि की बात कर रहे हैं, तो एमपी में वो किसे किससे कहा जाता है? उसे बेवर नाम से कहा जाता है। एमपी में बेवर नाम से स्थानांतरित कृषि को हम बोलते हैं। भैया हम बेवर कृषि हो रही है वहां पे। अगला देखो, आस, अमन और बोरो किस प्रकार की फसलें? आस, अमन और बोरो धान की फसलें, चावल की फसलें। ठीक है, आस, अमन और बोरो। गेहूं की फसल का संबंध किस, सॉरी, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो गन्ना होता है गर्म इलाके में, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। गन्ना का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? तो गन्ना की बात आए, शक्कर की बात आए भारत के अंदर, तो उत्तर प्रदेश है। चाहे गन्ना की पैदावार हो, गन्ना से बनने वाली शक्कर की पैदावार हो, तो यूपी नंबर 1। 200 दिन पाला नहीं पड़े और खिली धूप रहे, ऐसी फसल कौन सी को चाहिए? तो वो है कपास। कपास को 200 दिन पाला रहे और खिली धूप चाहिए, तभी कपास की फसल काम करेगी। पीला सोना कैसे कहते हैं? देखो, सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, यहाँ ध्यान से सुनना, सुनहरा रेशा कहते हैं हम जूट को, जबकि पीला सोना एमपी में किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। सोयाबीन से तेल भी निकाला जाता है, सोयाबीन में हाई प्रोटीन होता है, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे। तो सोयाबीन सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन है? एमपी। और उसको एमपी का पीला सोना कहा जाता है। पीला सोना मतलब सोयाबीन को बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, सोना आएगा।
मतलब समझ रहे हो ना, तो सोयाबीन को पीला सोना, ठीक है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु और सुनहरा रेशे की बात की जाए तो वो आपका होगा जूट, सुनहरा रेशा होता है, रेशेदार फसल है ये। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में आरंभ में बोई जाती हैं उनको कहते हैं खरीफ फसलें। वर्षा ऋतु आरंभ हुई, जून जुलाई में जो फसलें बोते हैं अपन, जिसमें अपने क्या क्या होते हैं, क्या 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 होते हैं अपने, गेहूं, सॉरी आपके बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब काय में आएंगे, खरीफ फसल में आएंगे। मटर है। कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है आपकी, आपकी चावल आपकी रबी की फसल है। चना है, चना है। तो इसमें अगर चावल और चने में से आप सिलेक्ट करोगे तो आप चना को करोगे। चावल तो रबी में भी आता है, खरीफ में भी आ जाता है, तो हम इसमें से कौन सा लगाएंगे, चना लगाएंगे, और ये सर्दियों में बोई जाती है और अब इस समय ये काटी जाएगी, चना। आगे देखो, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप में से दीपा कहते हैं, दीपा, दीपा याद रखना। देश में मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आपकी मूंगफली होती है सबसे ज्यादा गुजरात में। मूंगफली खानी है तो जाओ भाई गुजरात, गुजरात मूंगफली की पट्टी खानी है तो जाओ कहाँ, गुजरात, क्योंकि मूंगफली वहां बहुत होती है। कपास, जूट और सन कैसी फसलें हैं, रेसेदार हैं, खाने वाली फसलें नहीं भैया, रे से निकलते हैं, रेसे से आपकी चटाई, बोरे, कपड़े वगैरह बनते हैं। देश में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में, रबड़ केरल में, ठीक है। आपके गन्ने की बात आए तो उत्तर प्रदेश में, मूंगफली की बात आए तो आप कहाँ चले जाओगे, गुजरात में। जूट की बात आएगी तो आप कहाँ जाओगे, पश्चिम बंगाल में। चावल की बात आएगी तो कहाँ जाओगे, पश्चिम बंगाल में। कॉफी, कॉफी कौन सी वाली कॉफी होती है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, और अपने एमपी में, भारत में कौन सी वाली कॉफी की प्रकार होता है, तो अरेबिक, अरेबिका, सॉरी अरेबिका, अरेबिका टाइप की कॉफी होती है, सब किस्म की। गेहूं की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, सुनो, दो तरह से प्रश्न आता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, और कई बार आता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अगर हेक्टेयर शब्द आ गया है तो हमारा सबसे ज्यादा उत्पादन होगा पंजाब में, पंजाब हरियाणा में होता है, ठीक है। कहाँ ये पे, ये रहा, पंजाब में, पंजाब, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की बात आएगी तो सबसे ज्यादा उत्पादन होगा पंजाब में, लेकिन प्रति हेक्टेयर नहीं लिखा है, सीधा उन्होंने पूछा सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, तो हम जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हेक्टेयर शब्द आया तो हम जाएंगे पंजाब में। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी, महात्मा गांधी की देन है। अगला, बीज की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में माना जाता है, इसे कहते हैं जननिक, जेनेनिक यानी कि जेनेरिक कह लो या जेनेनिक कह लो, इंजीनियरी बीज, इंजीनियरी बीजों की, बीज पूरा लिखना पड़ेगा, बीज भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अलग है, ठीक है। फल फूल की कृषि किससे कहते हैं, इसको कहते हैं बागवानी। फल फूल की, अगर कैसे फूलों की आप खेती कर रहे हो या फलों सब्जी की खेती आप कर रहे हो, सब्जी सॉरी फल की खेती कर रहे हो या फूलों की, इसको बागवानी कहते हैं। क्या कर रही हूँ, बाग, या फिर इसको फिर से लिख देते हैं, बागवानी। अब जोड़ियां मिलाएं तो रबड़ हम देख चुके थे, रबड़ सबसे पहले कहाँ है, केरल में, रबड़ कहाँ है, केरल में। कपास आपका महाराष्ट्र में, काली मिट्टी, कपास काली मिट्टी में होती है और वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। चावल हमने देखा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बाजरा, बाजरा नहीं पता आपको, गन्ना में बता चुके, गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। सोयाबीन आपको बता चुके कहाँ है, एमपी में होता है, इसको पीला सोना भी कहते हैं। मूंगफली हमने देखा, मूंगफली आपकी गुजरात में होती है। चाय आपकी असम में होती है, ठीक है। अभी क्या बचा हमारा, बाजरा बचा है, तो बाजरा हमारा कहाँ होगा, एक मिनट, बाजरा बचा, सोचो, बाजरा, मक्का और रागी, तो बाजरा, एक मिनट सांस ले लेते हैं कहाँ है बाजरा, ये रहा चौथे नंबर पर। तो बाजरा हमारा होगा सबसे ज्यादा राजस्थान में, देखो गर्म होता है बाजरा, आपको पता है, तो गर्म होगा तो कहाँ, गर्म इलाके में, तो बाजरा मोटा अनाज आपका जाएगा राजस्थान में। फिर हमारा क्या बचा है,
मक्का, मक्का होता है कर्नाटक में। मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है क्या? कर्नाटक में ही होता है। और रागी कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। रागी आंध्र प्रदेश, मक्का कर्नाटक। तंबाकू भी आता है तो वो भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो एक बार देख लो सबसे, सबका प्रयोग, रबड़ केरल, कपास महाराष्ट्र, चावल पश्चिम बंगाल। चावल में खाते मछली मिला करके पंजाब पश्चिम बंगाल में, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, सब खाते। चावल में क्या है? पश्चिम बंगाल, बाजरा राजस्थान, गन्ना यूपी, सोयाबीन एमपी, मूंगफली गुजरात, चाय असम, मक्का आपका कहाँ है? कर्नाटक, और रागी आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला देखते हैं, सत्य। जीविका निर्वाह में कृषि में उत्पादन अधिक होता है? नहीं होता। जीविका निर्वाह बेचारे वो कृषि होती है जिसमें इनका जिंदगी चल सके, खाना पीना चल सके, उसमें कहाँ उत्पादन होगा? इतना ही उत्पादन हो पाता है जितना कि क्या होता है, सिर्फ काम चल सके। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पालमू कहते हैं, कि सॉरी पामलू कहते हैं, सही बात है। ठीक है, पामलू कहते हैं, याद रख लेना, पूछ सकते हैं अलग से। कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव, गहन जीविका कृषि की विशेषता। हाँ, गहन जीविका में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने के लिए। तो इस पे जो कृषि है, अब कृषि तो वही है, उसकी तो क्षमता उतनी ही है, अब उतनी ही कृषि में हम ज्यादा पैदावार करने की कोशिश करते हैं, तो उस पे दबाव पड़ता है जल कृषि भूमि पर, जनसंख्या के बढ़ने के कारण। ये सत्य बात है। ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं, सही है। फिर कपास उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ये भी सही है। रबड़ एक भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, केरल में सबसे ज्यादा इसकी पैदावार होती है, सही है। असम देश में सबसे ज्यादा चाय पत्ती का राज्य, सही है। फिर अगला है, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना हरित योजना 1960 में आई थी। इससे ना आप गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी थी हरित क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है। ठीक है, और दूध के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना क्या है? श्वेत क्रांति। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है, अभी हमने देखा था। ठीक है, अगला है, भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। विनोबा भावे ने भूदान शुरू किया था, तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये सत्य सत्य हमने देख लिए। अगला देख लेते हैं, एक शब्द में आपको उत्तर देना है या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। कपास के पौधे को मूल स्थान किस देश का माना गया? तो कपास मूल रूप से किस देश का माना गया है? ये है हमारा भारत का, याद रखना, भारत। ठीक है, ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे और सब्जियों की कृषि को कहते हैं। ग्रीष्म काल यानी कि जो मई जून का जो टाइम होता है, रबी फसल कट गई, खरीफ फसल बरसात में होगी, तो उससे बीच का जो समय होता है, वहां पे अपन क्या कर लेते हैं, खीरा ककड़ी तरबूज और चारा जानवरों के लिए, तो उसको हम कहते हैं जायद की फसल। क्या है, कैसे कहते हैं? जायद, जायद। ठीक है, अगला है, दालों के उत्पादन में और खाने में नंबर 1 पे कौन है? भारत। इसमें लिखा भी है भारत विश्व में प्रथम, भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, स्थान, अच्छा स्थान पूछा है कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे है भारत। हम लोग डेली दालें खाते हैं, तो भैया और कहाँ पे खा रहे हैं, कौन से देश में? कोई मछली खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कुछ, तो भारत में डेली सर घर में दालें बनती हैं, तो उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा दालों का, उपभोग भी भारत में सबसे ज्यादा दालों का, तो नंबर 1 पे हम ये दालों के मामले में, खाने और पैदा करने के मामले में। चाय की खेती किस प्रकार का? तो चाय की खेती रोपड़ कृषि है, रोपे जाते हैं, उसमें जो पौधे होते हैं ना उसको रोप करके फिर, तो रोपड़ प्रकार की कृषि है, रोपड़ी है ना। किस प्रकार की फसल को सुनहरा रेशा, अभी मैंने बताया था सुनहरा रेशा किस प्रकार की फसल, पीला सोना मैंने बताया था सोयाबीन को, और सुनहरा रेशा हमने आपको किसको बताया था? जूट को, जूट को। अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं? अलसी और सरसों आपकी किस फसल में बोई जाती हैं? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, यानी कि ये आपकी अलसी और सरसों आपकी रबी की फसलें हैं। शीत ऋतु, ऋतु की बात आ रही है तो भैया हम ऋतु लिख दे रहे हैं, और फसल की बात आती तो आप रबी लिख दीजिएगा, रबी फसल की है ना। देश में सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम लिख लिए, कौन कौन सी प्रमुख है? तो सरसों है, सरसों से तेल निकलता है, तिलहन तो वही है ना, तेल निकले, सरसों है, मूंगफली से तेल निकलता है, और आपका सोयाबीन से भी, सोयाबीन से भी
तेल निकलता है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? सोयाबीन में कौन है आपका, क्या बोलते हैं, एमपी, मूंगफली में आपका गुजरात, और सरसों में भी आपका एमपी नंबर 1 पे। सन 1966 66-67 सरकार द्वारा किसानों के हित में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो 66-67 में बताया 2 क्रांतियां आई थी, हरित क्रांति, ठीक है, प्लस श्वेत क्रांति। 2 क्रांतियां आई थी, श्वेत क्रांति, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब नाबार्ड क्या है हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सीधे सीधे जाते हैं कब स्थापना की गई है इसकी। तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को। किसान क्रेडिट कार्ड को केसीसी कहते हैं, इसको कब शुरू किया गया? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया? 1998 में। और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, चावल के बाद है गेहूं, चावल नंबर 1 पे है, प्रमुख खाद्यान्न फसल में गेहूं नंबर 2 पे आता है। अब चलो देख लेते हैं, उद्योग वाले चैप्टर से देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता उद्योग क्या है? बेसिकली उपभोक्ता उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें बनने वाली चीज को सीधे हमारा बेच सकते हैं। किसको बेच सकते हैं? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बेच सकते हैं। अब लोहा इस्पात है, तो लोहे को हम किसी को क्यों बेचेंगे? तो लोहा तो दूसरी फैक्ट्रियों में जाएगा। तो ये क्या उपभोक्ता उद्योग है? नहीं है। गन्ना है, गन्ने से क्या करेंगे भैया? खरीद के उपभोक्ता को। तो गन्ने से शक्कर बनती है तो दूसरी फैक्ट्री में जाएगी। सर साइकिल है, साइकिल को दुकान पे दूसरे उसमें पार्ट्स बन जाएंगे। तो जो उपभोक्ता वाला है वो है अमूल डेयरी। दूध बना, डायरेक्ट पैक करके अपन ने इसको उपभोक्ता के लिए मार्केट में उतार दिया। तो अमूल डेयरी क्या है? उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। इन तीनों की तुलना में अमूल डेयरी उपभोक्ता उद्योग। उर्वरक, उर्वरक समझो क्या है? जो आपके पैकेट में आप खाद लाते हो, आप कहते हो ना खाद लेके आए, खाद तो इसलिए क्या है, वो गोबर की होती है, लेकिन अपन बोल देते हैं जो पैकेट में आप लेके आते हो सफेद रंग की होती है, उसको अपना जो केमिकल्स होते हैं उनको आप खेतों में छिड़कते हो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसको हम, वो क्या होते हैं? वो उर्वरक होते हैं। जो बोरे में खाद आप खरीद के लेके आते हो, डालते हो, उनको खाद नहीं कहते, उनको हम उर्वरक बोलते हैं। और वो किस, इनमें से कौन सा उर्वरक है? गन्ना उर्वरक होगा, या अमूल डेयरी उर्वरक होगी, या साइकिल उर्वरक होगी? नहीं, इसमें से क्या है? डीएपी। डीएपी क्या है? उर्वरक उद्योग है, ठीक है। अगला देखो, भारत में किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में गन्ने होते हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी चीनी। उपभोक्ता आधारित इसमें से कौन सा हुआ? चीनी, लोह इस्पात, सीमेंट, तांबा। सीमेंट, तांबा, लोह का क्या करेंगे हम? तो चीनी चाहिए भैया, चीनी उपभोक्ता आधारित। अगला स्थान देखेंगे, भारत विनिर्माण उद्योग में कुल घरेलू उत्पादन कितना है? विनिर्माण उद्योग में कुल घरेलू उत्पादन कितना है? हमारा है 17%, 17%, 17%। भारत में रसायन उद्योग में एशिया में कौन से नंबर? एशिया, पूरे दुनिया की बात नहीं चल रही, एशिया में हमारा तीसरा स्थान है। किसमें? रसायन में, केमिकल फैक्ट्रीज में अगर हम बात करें। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल कुल उर्वरक का 50% उत्पादन करते हैं, जितना भी उत्पादन होता है उसमें से। बोकारो इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो बोकारो संयंत्र आपका स्थापित किया 1964 में स्थापित किया गया। बजाज ऑटो उद्योग कैसा उद्योग है? तो ये एक निजी उद्योग है। कैसा उद्योग है? निजी उद्योग है, निजी उद्योग है, प्राइवेट है भैया, ठीक है। स्मेल्टिंग मतलब होता है प्रगलन उद्योग, प्रगलन उद्योग, प्रगलन, स्मेल्टिंग मतलब प्रगलन उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे जोड़ियां उर्वरक। उर्वरक कहाँ बनता है? उर्वरक के लिए हमको क्या चाहिए? यूरिया, ठीक है। रसायन के लिए हमको प्लास्टिक। मोटर गाड़ियां कहाँ बनेंगी? तो मोटर गाड़ियां, इससे पहले अपन और देख लो जो नहीं समझ में आ रहा है। तो बजाज ऑटो लिमिटेड कैसा है? निजी उद्योग है। ऑयल इंडिया के लिमिटेड आए, लिमिटेड यानी कि ऊपर संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ बनेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स आपके बेंगलोर में बनेंगे, और गाड़ियां कहाँ बनेंगी? आपकी गुड़गांव में बनेंगी। तो मोटर गाड़ियां गुड़गांव में, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, इनके सारे काम आपके बेंगलोर में होंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वो कहाँ है? संयुक्त उद्योग है, जबकि बजाज ऑटो आपका निजी उद्योग है। आगे देखो,
सत्य सत्य। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सही बात है भैया। ठीक है, अगला है तृतीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं, गलत। कच्चे माल को परिष्कृत करने का काम होता है उद्योगों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, और ये आपका जाता है द्वितीय कार्य होता है। द्वितीय कार्य है आपका वो आपको वस्तुएं नई वस्तु बनाने को, तो ये गलत क्या है, तीसरे में नहीं होता, दूसरे में होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग रिलायंस और टिस्को है। रिलायंस और टिस्को प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं। उर्वरक बनाने में लोहा अयस्क कोयला चूना लगता है, नहीं लगता भैया। उर्वरक में क्यों लगे, उर्वरक में तो केमिकल लगेंगे, आपका ना पोटेशियम लगेगा ना यूरिया लगेगा, तो ये गलत। हाँ। अगला एक शब्द में उत्तर, भेल उद्योग भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भेल कहाँ स्थापित है, तो वैसे तो भेल बी में भारत है, पर आप याद रखना बी से भोपाल याद रखना। भेल कहाँ है, भोपाल, भोपाल। टिस्को किस प्रकार का उद्योग, टिस्को मतलब होता है टाटा आयरन एस स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लोह इस्पात कंपनी है टाटा का की। तो ये कैसी निजी उद्योग है, कैसा है, निजी उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल, सुनो मेरी बात, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट को साफ करके हम क्या निकालते हैं, तो एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसके लिए कच्चा माल हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऐसे लिखा जाएगा, नहीं आप लोग लिख लेना सही। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, निजी सार्वजनिक सरकारी और सहकारी। निजी यही ना 4, निजी सार्वजनिक सहकारी सरकारी, 4 है ना, सही है, नहीं तो बता देना भैया गलत हो तो। अब देखो एक शब्द में उत्तर, मैं कई हो चुके हैं, अब फिर से देख लो, ये शायद अपन कर चुके हैं, हो चुका है, दोबारा आ गया है, फिर भी एक बार देख लो। राज्यों और व्यक्तियों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति का सूचक ये आपका आर्थिक व्यवहार, नीचे दिए हुए हैं, देख लेना एक बार। आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ 1953 में, कितने पत्तन है, 12 पत्तन है, दीनदयाल का नाम कांडला है, और अंतस्थलीय नौ संचालन की 14,500, और 16 हमारे क्या है, रेलवे जोन है, रेलवे प्रखंड है, अटल टनल है सबसे लंबी टनल सुरंग, राजमार्ग सुरंग। ठीक है, आगे देखो अपन कर चुके थे इसको, इसलिए जल्दी से कर लिया। रिक्त स्थान, लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कितने लाख लोग, 350 लाख लोग व्यक्ति पर्यटन में प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं, फिर से वही है। जलमार्गों की, जिला मार्गों की सड़क को निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, जिला परिषद के द्वारा। यहाँ पे 350 की जगह 150 कर लो, 150 कर लो भैया, ये 150 कह रहे हैं तो 150 कर लो। जिला परिषद के द्वारा जिला मार्गों की सड़कों का रखरखाव किया जाता है। ठीक है, अब जोड़ियां देख लो। जल परिवहन, जल परिवहन क्या सबसे सस्ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज आपका महाराजमार्ग है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। देश की पहली रेलगाड़ी 1953 मुंबई से ठाणे चली थी। राजमार्ग का निर्माण कौन कराता है, पीडब्ल्यूडी कराती है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण हम देख चुके हैं, स्थानांतरित कृषि है। और पूर्व मध्य भारत और पूर्वोत्तर में से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एमपी में तो बेवर कहा जाता है, पूर्वोत्तर में, और आप लोग खुद सोचिएगा, है ना। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र एमपी में है। छोटा नागपुर क्षेत्र पर जनजातियां निवास करती हैं, तो कौन सी है, मुंडा और संथाल। ठीक है, मुंडा और संथाल, और वो किसकी पूजा करती हैं, किसकी पूजा करती हैं, महुआ और कदम की। मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र का है भैया, फिर से वही आ गया, मध्य प्रदेश। अब ये गलत नहीं हो चुकी, 50 बार हो चुका है। भारत में सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत, 12.2% है। ठीक है,
वनों पर सभी दूसरे जीव निर्भर करते हैं, सत्य है। आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान, ये भी सत्य है। स्लैश और वन का किससे संबंध है? स्थानांतरित कृषि से, ठीक है, कृषि। अगला है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे बनाया माना गया है? औद्योगिकरण को। ये रिपीट हो गए क्वेश्चन ना, औद्योगिकरण। नेक्स्ट देखो, मुंबई एक बृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है, सही है। कहाँ है? ये रहा, पोताश्रय सही है। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है जिसको दीनदयाल के भी कहते हैं। पाइपलाइन बिछाने में प्रारंभिक लागत कम होती है, ये गलत है। देखो, पाइपलाइन बिछाने में शुरुआत में लागत बहुत लगती है, लेकिन एक बार बिछ जाते हैं तो ये बहुत सस्ता परिवहन का माध्यम है, ठीक है। एक शब्द वाक्य में उत्तर, देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है? तो ये थोड़ा सा क्या हुआ है, कितने प्रतिशत होता है, इसको भी छोड़ नहीं देते हैं। कितने प्रतिशत होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप लोग। किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं बताऊं? तो मैं बताऊं क्या, मैंने तो लिख ही रखा नीचे देखो, 95%, ठीक है। पूर्वी तट पे तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? ये है तूतिनकोरिन। इसका नाम बदल गया, अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग बताना कौन सा, चिदम्बरम नाम बताया था, क्या बताया था, क्या सही है? तूतिनकोरिन का नाम चिदम्बरम ही हो गया या कुछ और हो गया, बताना, ठीक है। कम व्यक्तियों, कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन को सब में कौन सा मित वही है? कम दूरी के लिए आपको जाना है, कम व्यक्तियों को ले जाना है, कम वस्तुएं ले जाना है, तो सड़क परिवहन बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।